एक तरफ तो शांति की बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ जंगी जहाज अपनी अपनी जगह ले रहे थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान अमेरिका और ईरान का रिश्ता कुछ ऐसा ही था, एकदम कंफ्यूजिंग। ऐसा लगता था कि सिग्नल मिले जुले हैं, लेकिन सैन्य तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चलिए इस उलझी हुई कहानी को एक साथ मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये दोनों देश सच में जंग के इतने करीब आ गए थे? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने के लिए हम 4 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। क्या वो वाकई जंग के कगार पर थे? उस पूरे इलाके में क्या चल रहा था? ईरान का रिएक्शन क्या था? और आखिर में ये ट्रंप डॉक्ट्रिन या ट्रंप सिद्धांत असल में है क्या चीज? तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। हमारी पड़ताल सीधे व्हाइट हाउस से शुरू होती है, जहां से एक के बाद एक उलझे हुए और एकदम उल्टे मैसेजेस आ रहे थे। और देखिए, सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि जंग नहीं होगी, और ठीक उसी वक्त अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि हम जो कहते हैं उस पर मत जाओ, हम जो करते हैं उसे देखो। और ये सिर्फ कोई बातों का खेल नहीं था, खतरा एकदम असली था। यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान के बहुत करीब तैनात कर दिया गया था, जो ताकत का एक खुला और बहुत साफ प्रदर्शन था। और ये कोई छोटी मोटी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यूएसएस अब्राहम लिंकन तो असल में एक तैरता हुआ शहर है। ये न्यूक्लियर पावर से चलता है। इस पर 5,000 से ज्यादा लोग और 60 से 70 लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा रहता है। तो ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये एक बड़े टकराव की पूरी तैयारी थी। तो फिर यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर मिलिट्री ताकत इतनी जबरदस्त थी तो अमेरिका ने सीधे हमला क्यों नहीं कर दिया? इस स्ट्रेटेजिक पॉज के पीछे आखिर चल क्या रहा था? अच्छा, इस हिचकिचाहट को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं था, पूरा मिडिल ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बना हुआ था और हर एक चाल पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। और अमेरिका के जो बड़े सहयोगी थे वो भी पूरी तरह से बटे हुए थे। सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश तो असल में जंग के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि एक लंबा और बहुत उलझा हुआ संघर्ष बन जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल था, जो इसे एक पुराने दुश्मन को रास्ते से हटाने का एक सुनहरा मौका मान रहा था। तो जहां कुछ सहयोगी देश शांति की बात कर रहे थे, वहीं कुछ दूसरे देश लड़ाई की पूरी तैयारी में जुटे थे। रिपोर्ट्स तो यहां तक थीं कि इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ्स पेंटागन और सीआईए से मिल रहे थे और ईरान के अंदर कहां-कहां हमला किया जा सकता है इसकी जानकारी भी शेयर कर रहे थे। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये तो एक्टिव वॉर प्लानिंग थी। तो ये तो थी बाहर की तस्वीर, लेकिन ईरान के अंदर क्या हो रहा था? वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंसे थे। एक तरफ तो उन्हें दुनिया को अपनी ताकत दिखानी थी और दूसरी तरफ देश के अंदर ही वो बड़े संकटों से जूझ रहे थे। पब्लिक में तो ईरान का रवैया एकदम आक्रामक था। उन्होंने अमेरिकी मिलिट्री बेस को धमकाया और एक ऐसी लड़ाई का वादा किया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। एक साफ संदेश था, हमें आजमाने की गलती मत करना। लेकिन इस सख्त बयानबाजी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। ईरान अंदर से काफी कमजोर हो रहा था। आर्थिक प्रतिबंधों ने कमर तोड़ दी थी। युवा पीढ़ी का सरकार पर से भरोसा उठ रहा था और हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया गया था, जिसमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबर थी। तो सवाल ये है कि ईरान बातचीत क्यों नहीं कर रहा था? इसका एक बड़ा कारण यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बातचीत का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था। 2018 की न्यूक्लियर डील से एक तरफा हटकर अमेरिका ने डिप्लोमेसी का सबसे जरूरी रास्ता ही तोड़ दिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, मिलिट्री की तैनाती, रीजनल पॉलिटिक्स, ईरान की अंदरूनी कमजोरी। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं और पूछते हैं कि यहाँ असली मकसद क्या था? ये ट्रंप डॉक्ट्रिन आखिर हासिल क्या करना चाहती थी? यहाँ एक बहुत दिलचस्प थ्योरी सामने आती है, मैन्युफैक्चर्ड केओस, यानी सोची समझी अराजकता। स्टेप 1, देश के अंदर की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए बाहर एक संकट खड़ा करो। स्टेप 2, दुनिया में अस्थिरता पैदा करो जिससे कुछ कॉरपोरेट सहयोगियों को फायदा हो सके। और स्टेप 3, किसी सहयोगी का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मकसद पूरा करो, और इस केस में वो सहयोगी था इजराइल। और ये पूरी रणनीति को साफ दिखाता है। जंग की वजह लगातार बदलती रहती थी।
एक दिन वजह न्यूक्लियर वेपन्स होती, अगले दिन ह्यूमन राइट्स, फिर डेमोक्रेसी। मकसद को बार बार बदलने का डिज़ाइन ही यही था कि सब कंफ्यूज रहें और असली इरादा छिपा रहे। और दिलचस्प बात यह है कि जो देश जंग के लिए सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे वो खुद अपने ही देश में बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इजराइल को ही देख लीजिए, एक तरफ वो जंग की वकालत कर रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही देश के लगभग 1/4 बच्चे गरीबी में जी रहे थे। ये एक क्लासिक चाल है, जब घर में हालात ठीक ना हो तो बाहर आग लगा दो। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी निष्कर्ष पर लाता है। ईरान पर हमला करने का दबाव किसी नैतिक वजह से नहीं था। असली प्लान जो इजराइल सालों से चाहता था वो बस ईरान को कमजोर करना और कंट्रोल करना था। और इस सब में मीडिया के रोल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गलत जानकारी फैलाई गई, जैसे कि ईरान के सुप्रीम लीडर देश छोड़कर भाग गए हैं। ये सब सिर्फ जनता को दिमागी तौर पर जंग के लिए तैयार करने के लिए किया जा रहा था। तो ये ट्रंप सिद्धांत आखिर है क्या? इस पैटर्न के आधार पर ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता पैदा की जाती है और साथ ही कुछ सहयोगियों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाया जाता है। और ये एक हैरान करने वाला सच है। जब इस अनिश्चितता से दुनिया भर के बाजार हिल रहे थे, तब प्रशासन के कुछ खास समर्थक और भी अमीर होते जा रहे थे। इससे ज्यादा साफ मकसद और क्या हो सकता है? जो हमें आखिर में इसे एक बड़े और परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या जानबूझकर दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करना ही अब नई विदेश नीति बन गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।